माँ। माँ खुद नहीं सोई, हमें सुलाया, किस्सों और कहानियों में हमें हंसाया, हमारी हर मुश्किल और परेशानी को गले से लगाया और हमें इस दुनिया में अच्छा तरीका जीने का सिखाया। नमस्कार दोस्तों, मैं ममता, आपकी होस्ट, आप सबका स्वागत कर रही हूँ माँ हो तो ऐसी के इस एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं नोएडा में रहने वाली ऋतु। माँ हो तो ऐसी के इस एपिसोड में हम मिलेंगे ऋतु जी से, जिनके लिए माँ बनने का सफर काफी चुनौतीपूर्ण रहा। वे अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। कहीं ना कहीं ऋतु जी के अंदर सेल्फ डाउट था कि क्या वह तैयार है, क्या वह अपने बच्चे की सही परवरिश कर पाएंगी, क्या वह एक अच्छी माँ बन पाएंगी। उस समय अध्यात्म ने उनके जीवन को एक नई राह दिखाई। इससे उनके जीवन में स्वीकार भाव आया। उन्होंने जिंदगी को खुलकर जीना शुरू किया। आध्यात्मिकता से उनकी मदरहुड जर्नी में क्या परिवर्तन आया, आइए जानते हैं खुद ऋतु जी से। आइए मिलकर ऋतु का स्वागत करते हैं। ऋतु, आपका बहुत बहुत स्वागत है माँ हो तो ऐसी के इस एपिसोड में। थैंक यू PMC एंड ममता जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इस मंच का मुझे हिस्सा बनाने के लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रही हूँ आज कि मुझे यहाँ का और इस मंच का हिस्सा बनाया गया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। ऋतु, सबसे पहले हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताइए। जैसे कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन पहले से ही दिया है, मेरा नाम ऋतु है, मैं नोएडा से हूँ। मैं एक माँ हूँ, बहू हूँ, बेटी हूँ, बहुत सारे किरदार निभा रही हूँ और करियर ऑप्शन मेरा पब्लिक रिलेशंस था और बट एंडेड अप विद मेरा सोल पर्पस, जो मेरा पैशन है वो एक वेलनेस कोच है। मैं आज एक प्रेजेंट मोमेंट में एक वेलनेस कोच हूँ और आई लव हेल्पिंग पीपल कंट्रीब्यूटिंग इन देयर लाइफ कि जो लाइफ में मैं उनकी कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ वो है एक वेलनेस, एक मेंटल हेल्थ और एज अ स्पिरिचुअल कोच यू कैन से। तो फिलहाल के लिए मैं अपने जो लाइफ पर्पस को परसू कर रही हूँ। दैट्स वंडरफुल। ऋतु, आप हमें कुछ अपने परिवार के बारे में बताएंगी? जी बिल्कुल। मेरा हस्बैंड और मेरा एक बेटा है 14 साल का, वो एक टीनेजर चाइल्ड है और हम तीनों एक साथ रहते हैं। आई हैव अ बिग फैमिली बट फ़िलहाल हम तीनों एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और इसी तरीके से हर कोई अपना पर्पस फॉलो कर रहा है। हस्बैंड अपना काम कर रहे हैं, बच्चा स्कूल जा रहा है और मैं आपको बताया ही है अपने बारे में कि जो मैं अपना पैशन फॉलो कर रही हूँ। सो इस तरह से फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत ही पीसफुल तरीके से चल रहा है। हर कोई अपने अपने लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहा है। तो आपका बेटा किस क्लास में है? मेरा बेटा 9th ग्रेड में है और शिवनादर स्कूल में जाता है। तो ये जो माँ बनने के सफ़र के बारे में कुछ बताएंगे, माँ बनने से पहले और माँ बनने के बाद की आपकी जो जर्नी है? बिल्कुल, इसके ऊपर तो मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी क्योंकि ये हर किसी की लाइफ में जो चैलेंजेस होते हैं माँ बनने से पहले और बाद में, कैसे इसे ओवरकम किया जाता है और किस तरीके से डीलिंग होती हैं, वो मैं डेफ़िनेटली बताना चाहूँगी। माँ बनने से पहले का सफ़र भी चैलेंजिंग था क्योंकि ये लगता था कि हमें जो माँ बनना है वो सोसाइटी के लिए बनना है पहले, कि सोसाइटी को चाहिए कि अगर हम एक परिवार शुरू करते हैं तो उसमें बच्चे की आवश्यकता होती है। दैट इज़ ट्रूथ, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते, दैट इज़ कंडीशनिंग। बट क्या एक माँ तैयार है उस बच्चे को इस धरती पे लाने के लिए? क्या वो इस मेंटल लेवल या उसकी जो मेंटल वेलनेस है या उसकी मेंटल हेल्थ है, क्या वो तैयार है इस चीज़ को लेने के लिए? मुझे लगता है वहाँ पर हम थोड़े दबाव में आते हैं और डिसीजंस ले नहीं पाते और हमें सिर्फ चीज़ें करनी पड़ती हैं कि क्योंकि माँ बनना है, माँ बनने के लिए तैयार है या वो जो चीज़ है वो हमारे अंदर नहीं होती। बट ऑफ कोर्स जब माँ बनने की खुशी सामने वाला बताता है, परिवार वाले बताते हैं कि माँ बनना एक बहुत खूबसूरत एक जर्नी है, बनना ज़रूरी है। तो उस पर्पस से जब मैंने अपनी माँ बनने की जर्नी शुरू करी, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक माँ बनने वाली हूँ और मैं बट उसमें चैलेंजेस जो मैंने फ़ेस किए वो था नौशियाज़ या बहुत सारे फैमिली में मेरे इश्यूज़ थे, बहुत चैलेंजेस थे, पारिवारिक बहुत चैलेंजेस जिसे कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट था वो मुझे लग रहा था कि वो कंप्लीट नहीं है मेरे लिए, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए। मेरे फादर उन दिनों में डिप्रेशन में थे, मेरी 2 छोटी बहनें थी और मैं सही तरीके से ना खुद का ध्यान दे पाई ना मैं अपने परिवार को देख पाई। बट बिकॉज़ वो चीज़ एक
फ्लो में चल रही थी, चैलेंजेस थे, उनको झेलना ज़रूरी था। उसके लिए कोई सपोर्ट या कोई आप कहते हैं जैसे आज हम बोलते हैं मैं आज वेलनेस कोच हूँ, तो उसके लिए अगर आज किसी के पास कोई तकलीफ़ है या कोई उस फेज़ से गुजर रहा है तो हम उसे सही राय दे सकते हैं कि उसको किस तरफ जाना है, किस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ और वूम्ब हेल्थ को देखना है। उस समय शायद हमारे समय में ऐसी कोई हेल्प नहीं थी। वी वर जस्ट फेसिंग कि जो हो रहा है उसे होने दो। और सबसे जो चैलेंज मुझे लगता है वो ये था कि हम 15 लोगों के अगर बीच में रहते हैं तो 15 लोगों की कंडीशनिंग ले रहे होते हैं उस टाइम। हम अपने बारे में या हम उस चीज़ को कितना रिसीव कर सकते हैं, हमारे अंदर वो ताकत तो नहीं होती, बट हम फिर भी 15 लोगों की राय लेकर उस चीज़ को इम्बाइब कर रहे होते हैं अपने अंदर। तो मुझे लगता है वहाँ पर एक चैलेंज है कि आजकल की जो भी महिलाएं हैं या जो भी व्यक्ति हैं जो इस चीज़ को फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, वो एक स्पिरिचुअल चाइल्ड कैसे रेज करना है, कैसे वूम्ब में अगर बच्चा आप कैरी कर रहे हैं, कैसे उसको आप कोई ऐसी एनर्जी और ऐसी इंटेंशन से आपको उसको लाना है इस धरती पे। तो ये मुझे लगता है वहीं से शुरू होता है, जिसकी जानकारी मुझे लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। आई थिंक कुछ साल पहले ये सब इतना पॉपुलर भी नहीं था। आजकल तो जैसे गर्भ संस्कार, इट्स अ सेरेमनी, इट्स अ प्रॉपर सेरेमनी, एंड हम जैसे कहते हैं कॉन्शियस प्रेगनेंसी, क्योंकि इतनी सारी सोल्स घूम रही हैं विच आर वेटिंग टू टेक द बॉडी. So how you invite the souls, you know, and they're very noble souls which are मूविंग अराउंड. तो पहले ज़माने में पहले ज़माने की बात भी नहीं करूँ तो कुछ साल पहले ये सब नहीं था. इट वाज जस्ट कि ठीक है शादी हो गई है और अब माँ बनना है, चाहे आप तैयार हैं या नहीं हैं, या आपको समझ है या नहीं है. सो हम सब उस दौर से गुज़रे हैं. बट आई थिंक आजकल ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है ऑन कॉन्शियस प्रेगनेंसी एंड कॉन्शियस पेरेंटिंग. बिल्कुल आई एग्री. और उसके दौरान मुझे लगा कि शायद मेरी प्रेगनेंसी में बहुत गिल्ट ट्रिप था, बहुत ज़्यादा, कि एक गिल्ट में एक माँ बनना, कि शायद मैं जस्टिस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रही हूँ मेंटली. मैं तैयार नहीं हूँ या मैं तैयार हूँ, बहुत सारा कन्फ्यूजन. बट जब बच्चा हो जाता है, बच्चा आया धरती पे, वो एक ऑफ कोर्स एक अलग लेवल की फीलिंग थी कि यस आई एम रेडी. उसके बाद भी मुझे लगा कि आई हैव गॉन थ्रू दिस पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसमें मुझे फिर से ऐसा लगा कि ये सही नहीं हो रहा. एक गिल्ट हमेशा रहा उस प्रेगनेंसी में कि बच्चा तो धरती पे आया है और ये मेरा ही बच्चा है. ऑफ कोर्स कॉन्शियस पेरेंटिंग इसे बोले या ना बोले, ये मेरा ही बच्चा है और मुझे उसको सही रास्ता देना है और उसकी पेरेंटिंग में अपना कंट्रीब्यूशन रखना है. बट उस समय हमारे सरकमस्टांस, पारिवारिक चैलेंजेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम करना भी चाहें हम नहीं कर पाते. और मुझे लगता है मोस्टली जो अब अगर आपके परिवार में एक साथ 2 बच्चे पैदा हों और उस समय आपके कॉन्शियसली चीज़ें ऐसी बाहर की जो एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स हैं, एक्सटर्नल जो पारिवारिक लोग हैं, वो कंपैरिजन, एज्यूम, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पे आपको लगता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, क्या मैं गलत माँ तो नहीं हूँ, क्या मेरी पेरेंटिंग में, आप हमेशा एक डाउट मोड में रहते हैं क्योंकि सामने वाला आपको ये एहसास दिला रहा है और आप वो एहसास में जी रहे हैं क्योंकि आप इतने तैयार ही नहीं हैं कॉन्शियसली उस चीज़ को डील करने के लिए कि मैं एक माँ हूँ, मैं इस चीज़ को देख सकती हूँ. क्योंकि जब हम माँ बनते हैं तो वो कार्यभार जो ईश्वर है हमारे ऊपर वैसे ही दे देता है कि तुम तैयार हो. बट हम जब सोसाइटी, परिवार का जब प्रेशर लेते हैं तो उसको भी हम अवॉइड नहीं कर पाते कभी कभी और हम उस फ्लो में चले जाते हैं. सो मेरी प्रेगनेंसी में आई वुड से कि चैलेंजेस थे और जो उसके बाद के भी चैलेंजेस बहुत थे. मैं मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट थी मेरे फादर की कंडीशन से, और मेरे घर का माहौल भी ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे मेरे हस्बैंड का बिज़नेस बहुत सफ़र कर रहा था. बहुत चीज़ें एक साथ ऐसी हो रही थी जो डीलिंग करना मुश्किल था. बट आई मैनेज्ड, क्योंकि हम माँ चीज़ ही ऐसी है कि अगर कोई भी चैलेंज आएगा उसके सामने, बच्चे के सामने नहीं आने देती. तो आई बिलीव उसको डील करने में जो मेरे चीज़ें थी वो मैं कर पाई और आज प्रेजेंटली मैं आपके सामने आज इस वक्त बैठी हूँ. तो कहते हैं ना कि परमात्मा उसी को चैलेंजेस देता है जिससे भरोसा होता है परमात्मा को कि ये चैलेंजेस को सेल थ्रू कर लेगा. एंड परमात्मा ही हमें शक्ति देता है उन सब में से निकलने के लिए, उसमें उभरने के लिए. तो आपने जैसे शेयर किया था कि आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ, चैलेंजेस आए, तो क्या थी वो ऐसी चीज़ें जिसने आपको एकदम हिला दिया था?
जैसे आप मुझसे आज ये सवाल कर रहे हैं, एक टाइम पे इस सवाल को करते मेरी आंखों में आंसू निकलते थे। ऐसा लगता था कि कोई मुझसे पूछे और मैं उसको अपनी स्टोरी बताऊं, बस मुझे सुन ले। पर आज अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो मेरे पास एक ही जवाब है, दैट आई एम अ हील्ड मदर, आई एम अ हील्ड पर्सन नाउ कम्प्लीटली। मुझे लगता है कि डिवाइन ग्रेस है जिसने उस समय मुझे एक विक्टिम मोड दिया, जैसे आपने कहा चैलेंजेस, सफरिंग, वो मेरे कार्मिक स्क्रिप्ट आप बोल सकते हैं, एक पार्ट था मुझे आज यहाँ पहुँचाने के लिए। चैलेंजेस ये लगे मुझे हमेशा कि माँ बनने के सफ़र पर मेरे ही पिता का बिस्तर पे आ जाना, मेरी 2 छोटी बहनों का एक तरह से, जिनके पास एक पिता का सहारा होता है, जिनको पता है कि वो एक पालने वाला है, हमें जैसे पता है पिता पालने वाला, माँ पालने वाली, उस समय माँ बाप को देखे या बच्चों को देखे। तो एक मेरे लिए एक ऐसी सिचुएशन थी कि इधर खाई है तो उधर कुआं है। ससुराल के अलग चैलेंजेस होते हैं, आपको एक आप पीपल प्लीजर बन जाते हो, आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा ना करें कि सामने वाला अगर बुरा मान गया। मुझे अपने आप को पीछे रखकर आगे देखना है, सबको संभालना है, चाहे कुछ भी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इतने सारे लोगों के एडवाइस हम देते हैं, हमारे खुद की सेल्फ वर्थ नहीं रहती। हमें लगता है कि हम अपने लिए सही चुनाव नहीं कर पाते, और हमें लगता है कि, और वहीं से हमारा गिल्ट शुरू होता है कि शायद मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे 10 से 15 लोग मेरे ही बारे में, पेरेंटिंग के बारे में, मैं क्या करूं, मुझे अपने बच्चे को कैसे रखना है, मुझे खुद को कैसे रहना है, वो मुझे सिखा रहे हैं। तो शायद मैं एक अच्छी मदर नहीं हूँ, शायद मैं एक अच्छी इंसान ही नहीं हूँ। तो वहाँ से एक सेल्फ वर्थ जो गिर जाती है, और वहाँ से वो जर्नी शुरू होती है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट अ गुड मदर, आई एम नॉट अ गुड वाइफ। और जबकि आप सब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, बट आपको फिर भी एक सेल्फ डाउट रहता है कि ये सही नहीं है। तो क्योंकि आपको लगता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ जो मुझे दिख नहीं रहा, मैं वो देखना चाहता हूँ, मुझे वो दिख नहीं रहा, पर आप कर वो सब कुछ रहे होते हैं एक ही टाइम पे उस बात पे। हमेशा लगता है कम ही हो रहा है, मैं और क्या करूँ, पर उसमें हम अपने आप को खो देते हैं। हम जानते ही नहीं हैं कि मैं जो हूँ, जो मेरी ऑथेंटिक सेल्फ है, वो तो है ही नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक मास्क लगा के, बेटी का, बहन का, एक माँ का जो शायद मास्क है, उसको मैं बोलूँगी कि वो एक ऑथेंटिक सेल्फ है। बाकियों के लिए मास्क होता है, क्योंकि हमें करना होता है। वो चैलेंज है, मुझे लगता है कि वो हम अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को भूलकर अगर उन लोगों की प्रति कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैंने ये नहीं किया, अगर मैंने इनकी नहीं सुनी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, हम हर वक्त अपने आप को और दूसरों को जजमेंट में रखते हैं। तो ये जो चैलेंजेस मैंने फेस किए, दे वर नॉट ईजी। एंड ऑफ कोर्स उस टाइम पे जब एक साथ बहुत सारे तूफान आ रहे थे, तो रिलेशनशिप पे भी इफ़ेक्ट हो रहा था, रिलेशनशिप वाज आल्सो सफरिंग। पर ऐसा लग रहा था कि हर तरफ से रास्ते बंद हो रहे हैं, और ये कब तक चलेगा। ऑफ कोर्स जर्नी वाज नॉट इजी एंड शॉर्ट, वो जा ही रही थी आगे तक, और हमेशा मेरे अंदर यही रहा कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पा रही हूँ। पर ऐसा बार बार ये गिल्ट आना, माँ नहीं, और वो शेम का गिल्ट आना कि मैं हूँ कौन मैं, और मैं माँ बनी क्यों, अगर बनी तो मेरा क्या रोल है अपने बच्चे के प्रति, वो एक डाउट ही रहा। और जबकि मैं अपनी तरफ से रोल अदा अच्छे से कर रही थी, बट वो शायद सोसाइटी, परिवार, आपके आसपास के लोग आपको ये फील करा रहे हैं कि आप एक अच्छी माँ नहीं हैं, और वो सेल्फ डाउट तो अंदर से ही आ रहा है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी इतनी, समझ नहीं थी इतनी, वो दिमाग नहीं था कि चैलेंजेस को डील तो आप कर रहे हो, बट तरीका सही नहीं है। बस वो चैलेंजेस जो थे उनको ओवरकम करने के लिए मुझे बहुत साल लगे, और शायद मैं इसको बोलूँ कि ये मैं एक बहुत लकी सोल हूँ, या मेरे ऊपर डिवाइन ग्रेस हुआ कि मुझे उसमें उस डिवाइन ने मुझे यहाँ से निकलने के लिए रास्ता दिखाया, और आज मैं आपके सामने हूँ। सो जैसे आपने बोला कि गिल्ट, और हम गिल्ट में क्यों आते हैं जब लोग हमारे आसपास हमें तरीका सिखाते हैं कि ये ठीक नहीं किया, या इसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो, जबकि आई थिंक एक माँ के अंदर वो शक्ति, वो सूझबूझ सब है जो कि वो परमात्मा ने हमें दी है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो जब देता है कुछ तो हमें तैयार करके भेजता है, वो तैयारी पहले से कर देता है, ये कहा जाता है। बट फिर भी मुझे लगता है कि जो हमारी कंडीशनिंग, सोसाइटी की जो कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग है, वो इस तरीके की है, वो हमारे डीएनए तक, अंदर तक जा चुकी है, और जिसे बाहर निकालना वो तभी संभव है कि हम उसके अपने लिए इनर वर्क करें, अपने आप को जानें। एंड आई थिंक मैं कई मदर्स से मिलती हूँ, और वो भी ये चीज़ कहती हैं कि आई थिंक वी नॉट रेज्ड आवर चिल्ड्रन प्रॉपर्ली, या हम में पता नहीं क्या कमी रही है। बट दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगी यहाँ, हर माँ
अपने में पूर्ण है। एंड जिस भी परिस्थिति में आपने अपने बच्चों को बड़ा किया है, पाला है, वो एक परफेक्ट परिस्थिति है। सो नेवर ब्लेम योरसेल्फ, क्योंकि ना तो हमने कोई पेरेंटिंग क्लासेस अटेंड की हैं, ना हमारे पास, जैसे ऋतु ने बताया कि उस टाइम कोई अवेयरनेस थी, स्पिरिचुअल नॉलेज थी, जैसे आज के टाइम में कितना कुछ अवेलेबल है। सो आई थिंक एवरी मदर इज़ कंप्लीट बाय हर सेल्फ, एंड जो भी आप कर रहे हैं वो सबसे अच्छा कर रहे हैं। एंड द ओनली थिंग आई फील इज़ कि वॉट एवर वी आर डूइंग, वी जस्ट नीड टू सरेंडर टू गॉड। उसके चरणों में जब हम छोड़ देते हैं ना कि प्रभु मैंने ये किया और ये आपके चरणों में छोड़ दिया है, सो वो कंप्लीट हो जाता है अपने में। Life becomes easy Yeah. because that's the only easy way to come out of anything, I believe. और यही challenges को पार करने का एक तरीका है, पर I think ये सभी में नहीं आता, और मैं यही हर वक्त प्रे करती हूँ कि अगर वो ईश्वर अपना अंश सभी में है, अगर वो जल्दी से समझ आ जाए तो उतना ही हमारी ग्रोथ और अवेयरनेस में हमें मदद मिलती है, क्योंकि हम सब उस परमात्मा से आए हैं। सो उसका अंश हमारे अंदर भी है। सो वो डिवाइन क्वालिटीज़ हम में भी है जो ओवर द इयर्स, पास्ट लाइफ्स, वो बनती जाती है, जो कहीं ना कहीं दब जाता है। सो जब हम अपने परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, जो कि हम अभी आपसे पूछेंगे आगे कि किस तरह मेडिटेशन में आप आए, और आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। थैंक यू। सो ऋतु, जब आप ये चैलेंजेस फेस कर रहे थे तो आप में वो अवेयरनेस, वो हिम्मत कहाँ से आई? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये आंसर मैं भी आज तक ढूंढ रही हूँ, बट ज़्यादा नहीं ढूंढ रही हूँ ऑफ कोर्स। एक होता है ना कि जैसे आपने कहा कि जब चैलेंजेस आते हैं, ईश्वर आपको हिम्मत भी दे रहा होता है। जब तक चैलेंजेस होते हैं वो दिख नहीं रहे होते हैं, तब तक हम एक सफ़रर, एक विक्टिम मोड में जी रहे होते हैं। तो मुझे हमेशा ये लगने लगा 2018-19 में कि मैं थक रही हूँ इस विक्टिम मोड से, इन चैलेंजेस से। ये मैं नहीं हूँ, ये मैं बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि मैं कुछ और हूँ। पर यह क्या मैं इस जीवन में कंप्लेन, ब्लेम और जो भी मेरी कार्मिक स्क्रिप्ट लिखी है, मैं इस स्क्रिप्ट में कब तक रहूँगी? ये क्वेश्चन अराइज होने मेरे अंदर शुरू हुए। उन क्वेश्चंस के अंदर मुझे आंसर भी ये मिलने शुरू हुए कि तो फिर क्या सोचा है तुमने? तो मैं बोलती थी कि आंसर तो आ रहा है, सोचा क्या है, बट ये मुझे आंसर फिर भी आना चाहिए। कहाँ से मैं फिर जानूँ? ये क्वेश्चंस मैंने करने शुरू किए कि मैं इस विक्टिम मेंटालिटी में अब नहीं रह सकती। या तो मुझे आर करना है या पार करना है। ऑफ कोर्स चैलेंजेस इतने थे कि मैंने कई बार ये भी सोचा कि ये जीवन मेरे लिए बना ही नहीं है। आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। आई थिंक आई शुड नॉट स्टे ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। ये धरती ही मेरी नहीं है, और मैं गलत रिश्तों में, या गलत, शायद मैं ही गलत हूँ। जैसे आपको मैंने बताया कि गिल्ट और शेम आपको ऐसा मार देता है कि एक लोअर कॉन्शियसनेस में आप इतने डेंसिटी में चले जाते हो कि आपको लगता है कि अब कुछ लाइट है ही नहीं वहाँ जाने के लिए। पर जहाँ पर डार्कनेस बहुत बढ़ती है, वहाँ लाइट भी एंटर होती है। तो वहीं से जब मैंने ये सवाल करने शुरू किए कि वाई मी से अब हो नहीं रहा, तो आंसर था मेरे अंदर से वो, अब ट्राई मी। तो वो ट्राई मी में मेरे अंदर जो एक लाइट एंटर हुई, वो एक डिवाइन ग्रेस थी। वहीं से मैंने खुद से ध्यान करना शुरू किया, जानना शुरू किया कि मैं कौन हूँ और मैं ये क्यों विक्टिम मेंटालिटी में जी रही हूँ। अगर कुछ सामने हो रहा है तो मैं उपस्थित होकर प्रभावित क्यों हो रही हूँ, मैं प्रभावित। वहाँ से मेरे अंदर जो खुद से डाउनलोडिंग शुरू हुई अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की। वहाँ 2019 से मैंने ध्यान करना शुरू किया, जानना शुरू किया, अपने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया कि ये गिल्ट मेरे अंदर क्यों आ रहा है। क्या मेरे पेरेंट्स के अंदर गिल्ट है कि वो आज डिप्रेशन में गए, या उन्होंने लाइफ को चैलेंजेस किए? क्या उनके अंदर क्या मेरे अंदर वो गिल्ट है कि मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई? चीज़ें कहीं से तो आ रही हैं, कहीं से तो रूट कॉज है इस गिल्ट और शेम का, और इन लो वाइब्रेशनल जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसके कुछ तो हैं चीज़ें जो रोक रही हैं मुझे आगे बढ़ने से। बट जहाँ पर रोका जा रहा है वहाँ पर आपको आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलना शुरू हो जाता है। वहीं से मैंने कुछ सर्च किया, जाना कि जो बदलाव मेरे अंदर आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। तो वहाँ से मुझे समझ आया कि ये एक रास्ता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, जो कि मुझे समझ भी नहीं थी कि ये क्या बदलाव है अंदर से। वहीं से मैंने ध्यान करना शुरू किया। मैं कुछ स्पिरिचुअल रिट्रीट्स में गई,
बहुत लोगों से मिली जो एक तरह से इन्हीं रास्तों से चलकर एक सफरिंग जिसे बोल सकते हो आप, पेन चैलेंजेस से आए हैं और वो भी अपने क्वेश्चन आंसर्स लेके आए हैं उस रिट्रीट में कि कुछ तो हमें आंसर मिलेगा। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। बहुत लोगों से मैं मिली उन रिट्रीट्स में, तरह तरह के लोगों से मैंने उनकी स्टोरी सुनी। और आपको सही बताऊँ इंटरेस्टिंग, मुझे हमेशा ये लगा था कि जब भी मैं किसी को अपनी स्टोरी सुनाती हूँ दैट पर्सन इज़ जजिंग मी, वो मेरी सुन नहीं रहा है। और उसको बताने के बाद मैं फिर गिल्ट में जाती थी कि मेरी मदद तो कोई नहीं हुई, मैंने सिर्फ खुद को, शायद वो जजमेंट मेरे अंदर से थी जो मुझे बाहर भी दिख रही थी, क्योंकि दैट वाज माय परसेप्शन टुवर्ड्स माई सेल्फ। वहाँ पर उस रिट्रीट में ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे लोग आए हुए थे जो बहुत टूटे हुए थे और मुझे ऐसा लगा मुझे उनकी स्टोरी सुननी है। मैंने शायद उस रिट्रीट में 28 लोग थे और मैंने उन 28 लोगों के साथ जाके उनकी स्टोरी सुनी। और उस दिन मुझे लगा आई एम अ ग्रेट लिसनर। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि इनको सुनने वाला कोई नहीं था। अगर कोई सुन भी रहा था वो जजमेंट में थे और उनको हमेशा ये लगा कि मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। पर हमें ये नहीं पता कि एक और शक्ति है, एक बहुत बड़ा रास्ता है जो इसके बियॉन्ड है। वहीं से रास्ते खुलने शुरू हुए। उन रिट्रीट से वापस आने के बाद मैंने बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि अब और क्या, अब क्या, क्योंकि अब सोल तैयार है ट्रांसफॉर्म होने के लिए। अब सोल तैयार है वो अपना पुराना जो एक मुखौटा पहना हुआ है कंडीशनिंग का, प्रोग्रामिंग का सोसाइटी की, कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, या मुझे वो सब ऐसा लगा कि मुझे सब निकालना है। अब मैं ये नहीं हूँ जो मेरे साथ हो रहा है। तो वहाँ से एक हैप्पीनेस, एक लाइट जैसे एंटर हुई अंदर और मेरा एक जैसे कहते हैं ना खुश स्वरूप बाहर आने लगा। ऐसा लगा कि ये मैं हूँ। वहाँ से मैंने गीता पढ़नी शुरू करी। मैंने अष्टवक्र गीता पढ़ी। मैंने किताबें पढ़नी शुरू करी जिनके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं थी, बट इट वाज जस्ट हैपनिंग इन अ फ्लो। और फिर मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, वो था मुझे पत्री जी का एक वीडियो मिला, 5 फिंगर्स कंसेप्ट। मैंने वो वीडियो देखा और वो उस वीडियो ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। तो मैंने बोला कि क्यों मैं इस बॉडी में स्टक हूँ, क्यों मैं इस विक्टिमहुड में स्टक हूँ, आई थिंक आई एम बियॉन्ड दिस। वहाँ से मेरी जो जर्नी थी ट्रांसफॉर्मेशन की और ज़्यादा निखर के आई। मैंने ध्यान करना शुरू किया, घंटों घंटों ध्यान किया, जाना खुद के बारे में। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ और कोचिंग जो भी थी पीएमसी के साथ, मैंने बहुत सारे मास्टर्स के साथ रहना शुरू किया, उनको फॉलो करना शुरू किया। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जर्नी में मैं गई। जब जर्नी शुरू करी तो देखा इनर चाइल्ड बहुत वुंडेड है, बहुत शेडो वर्क करना है, बहुत मिरर वर्क करना है। ये सारी चीज़ें उभर के आने लगी कि आई एम स्पेशल फॉर दिस। मतलब मुझे चुना गया है, मुझे सफरिंग और चैलेंजेस थे वो मेरे लिए नहीं थे, मेरे को निखारने के लिए दिए गए थे, एक अच्छी माँ और एक अच्छी बेटी, एक अच्छा इंसान बनने के लिए। तो वहाँ से ये जर्नी मेरी शुरू हुई और उस जर्नी के चलते बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपने जीवन में अभी भी निखार रही हूँ, बेटर कर रही हूँ और अपने ऊपर बहुत काम कर रही हूँ। सो तभी आपने कहा कि नाउ यू आर अ हील्ड मदर, यू आर हील्ड ह्यूमन बीइंग। सो जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, सो इंट्रोस्पेक्शन करते, तो हमें पता चलता है कि हमारी प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेज़ क्या हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ है जो यहाँ ऋतु ने हमारे साथ शेयर किया कि शी इज़ अ गुड लिसनर। कई बार दोस्तों आपके सामने कई लोग आते होंगे जो अपनी बात कहना चाहते हैं, सो दे डोंट वॉन्ट एनी ओपिनियन फ्रॉम यू, बट वो सिर्फ अपना मन हल्का करना चाहते हैं। एंड एज अ पर्सन इट इज़ आवर ड्यूटी टू जस्ट लिसन टू देम, क्योंकि जब वो अपनी बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं वो हील होते हैं, वो हल्के होके जाते हैं और वो उनको बहुत हिम्मत देता है। बिल्कुल। जो ये लिसनिंग की जो एक काबिलियत है ये हम सब में होनी चाहिए। जैसे वो गणेश जी का है कि बड़े कान। ऐसा नहीं है कि मैं बात नहीं करती एज अ काउंसलर, बात करती हूँ जब सामने वाले को पूरा मौका दे देती हूँ कि वो अपनी बात कह पाए। और इसी चीज़ ने ही मुझे मेरी पेरेंटिंग में भी बहुत हेल्प किया है। ऋतु, आपने बोला है पेरेंटिंग के बारे में और यू सेड दैट यू आर अ गुड लिसनर एंड बीइंग अ गुड लिसनर हैज़ हेल्प्ड यू विद योर रिलेशनशिप विद योर सन। सो आपका और आपके बेटे का किस तरह का बॉन्ड है? जो ये अच्छा लिसनर बनना है, मुझे इसमें पेरेंटिंग तो है ही है, रिलेशनशिप में भी बहुत हेल्प करता है एज ह्यूमन। मुझे लगता है कम्युनिकेशन इज़ द बेस ऑफ एनी रिलेशनशिप, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम साइलेंस दिखाते हैं अपने रिलेशनशिप्स में।
इग्नोरेंस दिखाते हैं, कोई लव लैंग्वेज नहीं होती हमारे अंदर, एंड वी ऑल आर डीलिंग विद दैट। तो उसके चलते मैंने देखा कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कम्युनिकेशन बहुत कम था, और हमेशा एक चीज़ रही कि ये पैटर्न मुझे ब्रेक करना है विद माय सन। एक ज़ील थी ऊपर से, जब मैं बचपन में जैसे मैं गिल्ट में रही हूँ कि मैं एक अच्छी मदर नहीं हूँ, तो वहाँ से शुरू हुआ कि ये गिल्ट मैं अब आगे लेके नहीं जाऊँगी। वॉट एवर वॉज द कार्मिक स्क्रिप्ट मेरे बेटे की और मेरी, वो यही थी। और मुझे अगर आज अवेयरनेस और या अलाइनमेंट में डाला गया है, वो इसलिए ही डाला गया है कि देर तो नहीं हुई, मैं आज भी अपने बच्चे पे उतना ही काम कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स ये गिल्ट भी क्यों रखना कि मैंने उसका बचपन ख़राब किया या मैं उसको एक अच्छी माँ नहीं, इट वाज नेवर देयर। ये मेरा परसेप्शन और सोसाइटी का परसेप्शन जो मैं लेकर बैठी थी अपने अंदर। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, मैंने नोटिस किया अपने बच्चे के बिहेवियर में, क्योंकि घर में माहौल ऐसा था कि रिलेशनशिप वाज नॉट दैट ग्रेट। तो मुझे लगा कि मेरे बच्चे पे इसका असर नहीं जाना चाहिए। वहाँ से एक प्रोटेक्शन जो कहते हैं ना, बच्चे के लिए आ जाना एज अ मदर, कि जो मैंने फेस किया है वो अब मैं आगे नहीं लेके जाऊंगी, मुझे यहीं पर ही इसे ख़त्म करना है। आई कैन बी अ पैटर्न ब्रेकर ऑफ द फैमिली बिकॉज ही इज़ अ सन। वो कल को यही सेम चीज़ सीखे, कम्युनिकेशन ना करना, एक अपने आप को अकेला छोड़ देना, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस ना करना, अबैंडन मोड में चला जाना, अपने आप को हमेशा ये सोचना कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स क्यों शेयर करूँ, किसके लिए शेयर करूँ, और शायद सामने वाला अगर करूँगा तो मुझे जज करेगा। सेम माई पैटर्न, माई हस्बैंड पैटर्न। तो वहीं से मुझे समझ आया कि मुझे एक पैटर्न ब्रेकर बनना है अपने बच्चे के लिए, जितना मैं कर पाऊँगी एज अ काउंसलर नाउ, जब मैं अवेयरनेस में हूँ। वहीं से मैंने अपने बच्चे से एक ऐसा बॉन्ड बनाया लिसनर होने का। मैंने उसके साथ इस तरीके से शुरुआत करी, जब वो स्कूल से आता था मैंने देखा उसके अंदर बहुत एंगर इश्यूज़ हो गए थे वाइल ग्रोइंग। एंगर था, फ्रस्ट्रेशन था, मुझे ऐसा लगने लगा कि ये वो नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जो उसने मुझसे शेयर करी, और वो उस दिन था कि 3 घंटे मेरे को उसके साथ बैठना पड़ा। 3 घंटे मी एंड वी बोथ वर इन सेम रूम, पर उसने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो कि मैं सुनकर बहुत मुझे अचंभा हुआ, मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा। मुझे लगा कि ये क्या हो गया है, बट मुझे लगा इस चीज़ को भी ओवरकम किया जा सकता है। मैंने उसे ये आश्वासन दिया, उसको एक फेथ दिया कि ये चीज़ भी ठीक की जा सकती है। पर मुझे ऐसा लगा उस दिन कि मैं बॉन्ड काउंसलर हूँ। वो मुझे उस दिन अपने बच्चे के साथ लगा कि मैं एक बॉन्ड काउंसलर हूँ, क्योंकि वो बच्चा जो शायद बहुत टाइम से अपने अंदर कुछ बातें रख के बैठा था, और मुझे ऐसा नज़र आया कि उसे किसी की ज़रूरत है, वो एक माँ ही है। बट जब उसने वो चीज़ें मुझे बताई और मैंने उसको उस कॉन्फिडेंस में लिया और उसको ये बोला कि एक सेफ स्पेस, जो पेरेंटिंग के लिए आपने बात की, मुझे लगता है हमें अपने बच्चे को एक स्पेस, बेटर स्पेस, सेफ स्पेस, जिसमें हम उसको बोलें कि यू आर प्रोटेक्टेड, आई एम विद यू, आई एम गिविंग दैट सेफ स्पेस, वो देना बहुत ज़रूरी है पेरेंटिंग में। बजाय कि हम उसे जज करें, अगर उसे गुस्सा आ रहा है तो हमें उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, बट उसको छोड़कर बैठ नहीं जाना है। थोड़ी देर के बाद उसके पास जाकर इस तरह से प्रिटेंड करना है कि आई एम हियर फॉर यू इफ़ यू वांट टू टेल मी द ट्रूथ और नॉट, इट्स टोटली अप टू यू। बट वो बच्चे को बताना कि मैं तेरे साथ हूँ, तुम एक सेफ स्पेस में हो। वो सबसे पहले जो बच्चे को देना है वो प्यार का माहौल, वो सेफ स्पेस देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, हम जब बच्चे को की सुनते नहीं हैं, इग्नोर करते हैं और अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा नुकसानदायी है बच्चों के लिए। पर हमें अपने काम छोड़कर, मैं ये नहीं बोल रही इसमें हम सेल्फ लव की बात बहुत ज़्यादा आजकल कर रहे हैं, सेल्फ लव, पर जब तक हमारे पास एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसका टाइम नहीं छीन सकते एज अ मदर। तो जो चीज़ें हम उसके लिए कर सकते हैं, हम बच्चे को मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत देते हैं कि हम उसकी इच्छाएं तो पूरी कर रहे हैं ना, बट उसकी इच्छाएं वो ये नहीं हैं जो हम उसको गेम्स दिला दें या हम उसको मूवी दिखाने चले गए, आज हम पिज्ज़ा नाइट कर लेते हैं, नहीं, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। नीड्स योर टाइम, ही नीड्स आवर टाइम एंड लव एंड अफेक्शन। और ये काइंड एम्पैथी और ये जो कंपैशन है वो घर से ही शुरू होता है। जो इन्वायरमेंट आप बनाएंगे वो बनेगा। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि उन चैलेंजेस में मुझे हमेशा एक लव का इन्वायरमेंट कम लगा बच्चे के लिए, मैंने उसे ओवरकम किया। मैंने अपने आप को एक लव का एक कहते हैं ना बीम ऑफ लव बना दिया कि अब जो हो गया है वो हो गया है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ किसी भी स्थिति में। मैं तुम्हें बिना जज किए आपके साथ रहूँगी, आपको सुनूंगी और आपको वो इन्वायरमेंट दूंगी, सेफ स्पेस, ताकि आपको जो चीज़ें मुझे बतानी चाहिए आप बाहर जाके ना बताएं, क्योंकि ये पेरेंटिंग घर से ही शुरू होगी। आप दोस्त रखेंगे, सब कुछ करेंगे, बट एक एज अ मदर आपको अपने बच्चे को एक सेफ स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अबैंडन फील ना करे कि मेरा घर में ही मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं बात कर पाऊँ। तो हम बहुत घंटों घंटों बात करते हैं,
ही शेयर्स एवरी लिटिल थिंग्स विद मी. वो ऐसा लगता है कि वो वेट करता है कि रात को मम्मा और मैं सोएं और हम दोनों शुरू हो जाएं. सो वी शेयर लॉट ऑफ गुड मोमेंट्स. हम मूवी साथ देखते हैं, हम ड्राइव पे साथ जाते हैं. तो आई थिंक वो पैटर्न ब्रेक हो रहा है, वर्किंग टूवर्ड्स दैट. सो यस, सो जब हम कम्युनिकेट करते हैं, व्हेन वी आर आल्सो लिसनिंग एंड हम जब बच्चे को समय देते हैं, सो दैट्स अ टाइम वी आर क्रिएटिंग अ वेरी गुड बॉन्ड आल्सो. यस, हम एक बच्चे को फेथ और अपने अंदर एक विश्वास दिला रहे हैं कि मैं हूँ तुम्हारे लिए. किसी भी अगर तुम किसी गलती करना, हम लोग आज भी गलती कर देते हैं अवेयरनेस या अनअवेयरनेस में. अगर बच्चे ने गलती करी, वो सज़ा का मुझे नहीं लगता कि हमें उसे सज़ा देनी चाहिए. हमें लगता है उससे बैठ के बात करनी चाहिए. उस रूट कॉज तक जाना ज़रूरी है कि वो कहाँ से उसके मन में आया, या उसने ऐसी चीज़ करी, अगर कर भी ली है, उसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, बजाय कि उसको वहाँ एंड कर दिया जाए और उसकी हम फीलिंग्स को शट कर दिया जाए. जनरली हम क्या करते हैं, बच्चे की फीलिंग्स को शट कर देते हैं, फ्रीज़ कर देते हैं, उसको अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने देते. आई थिंक हम जब घर पे बच्चे को जो भी वो कहना चाहता है, किसी भी व्यक्ति के लिए कहना चाहता है, हम उसको एक्सप्रेसिव बनाएंगे, उसको मौका देंगे अपनी बात बोलने का और कहने का. क्योंकि वो बहुत सुंदर कहावत है ना कि बच्चे आपके थ्रू तो आए हैं पर आपके लिए नहीं आए हैं, वो आपके लिए नहीं बने हैं. तो हम जो वो कंट्रोल व्यवहार अपने बच्चों के साथ ना करें तो अच्छा है. हमें उन्हें जितना ईज़ और खुला व्यवहार देते हैं, उतना वो अपने लिए डिसीजन भी ले पाता है, सही और गलत. और हमें अपने बच्चों को डिसीजन मेकर भी बनाना है, ना कि जैसे हमारी कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग हुई है समाज के हिसाब से कि जो उन्होंने बताया हमने कर लिया आंखें बंद करके. और वो जो लिमिटिंग बिलीफ हमने अपने अंदर पाले हैं, वो हम अपने बच्चों को ना आगे स्प्रेड करें. आई बिलीव दैट इज़ द बेस्ट पेरेंटिंग आई कैन से. सो उस पर मैंने कंप्लीट आई थिंक हीलिंग इज़ नॉट जस्ट कुछ सालों का खेल, इट्स लाइक अ लाइफ लॉन्ग थिंग. आई थिंक जितना आप अवेयरनेस में जाएंगे, उतना आप अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए एक बेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे. व्हाट आई फील. ऋतु, अक्सर बच्चों पे बहुत प्रेशर होता है, पेरेंट्स डालते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है. बच्चों की अपनी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, वो क्या पढ़ना चाहते हैं. सो ऐसे में आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, बहुत सुंदर सवाल है फिर से, क्योंकि अगर इससे मैं अपना बचपन रिलेट करूं तो मैं एक सिंगर बनना चाहती थी, बट मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं मिला. हमारी कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग ऐसी नहीं थी कि पढ़ाई को ही तवज्जो दी जाती थी कि पढ़ाई करनी है, आपको नंबर लेके आने हैं, आपको कुछ बनना है. वो कुछ बनने में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, आप इंजीनियर बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, या आप मतलब ये 3 से 4 लाइनों को ही आपको चूज़ करना है, तभी एक अच्छे बच्चे बन पाएंगे आप. सो आई बिलीव. पर आज जैसे हमने बात की, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, हर टैलेंट, क्रिएटिविटी अपना स्थान ले रही है, हर बच्चा हर एक रोल प्ले कर रहा है. कोई म्यूज़िक में जा रहा है, कोई डांस में जा रहा है, हर तरीके से वो परस्यू कर रहा है. बट इट डिपेंड्स एवरीथिंग ऑन द पेरेंट्स. पेरेंट्स का क्या रोल है उसमें, कि क्या उन्होंने अपने बच्चे को वो ईज़ और वो फ्रीडम, वो फ्री विल दी है चूज़ करने के लिए. क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर अपना ही, क्योंकि आप मेरे बारे में ही बात कर रही हैं, तो मैं यहाँ पर अपने ही घर का एग्जाम्पल दूँगी. कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि बच्चे को प्रेशर डालना ज़रूरी है, कभी कभी लगता है. और उस क्षण पे वहाँ पर एक ही चीज़ काम आती है, जब जो हमने ध्यान और इस मार्ग पर सीखा है कि पॉज. क्या बच्चे का जो ध्यान नहीं लग रहा है पढ़ाई में, वो क्यों नहीं लग रहा है. तो हम ज़्यादातर महिलाओं को क्या करना चाहिए, परिवार में या पेरेंट्स को करना चाहिए कि उस क्यों पे जाया जाए. क्या पता आपका बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है वो उसके लिए सही नहीं है, वो रास्ता सही नहीं, उस क्यों पे जाएं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है. उससे हेल्प ये मिलेगी कि बच्चा अपना जो चॉइस है वो आपको शायद बता पाए कि वो शायद ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहता, या उसका इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है. पर आपको उसके लिए ओपन रहना पड़ेगा, उसके व्यूज़ सुनने के लिए. जैसे एक्सेप्टेंस, जैसे हम अपने बच्चे को क्या बोलते हैं कि पहले हम उससे जानते हैं कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट है, 4 चीज़ों में बताओ, तो हम चूज़ कर सकते हैं कि किस में आपका कितना परसेंटेज जा रहा है. अब उसको जब हमने जाना तो समझ आया कि ही इज़ गुड एट आर्ट एग्जाम्पल, तो हमने उसको बोला कि आर्ट स्कूल जाने के लिए भी आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आप जा सकते हैं. पर उसके लिए हम ये नहीं बोल रहे कि आपको इतने नंबर अचीव करने हैं, आपको कंपटीशन करना है. वो कंपटीशन की भावना मुझे लगता है कि बच्चे में डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जहाँ पर हम कंपटीशन की भावना डालते हैं वहाँ पर बच्चे पर प्रेशर आता है.
जहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं घर के बच्चों से, बाहर के दोस्तों से, वहाँ पर बच्चे के लिए एक थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। बच्चा डर जाता है और बच्चा प्रेशर में पड़ता है, और वो बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। इट्स बेटर हम बच्चे को ईज़ में बोलें कि आपको जितना पढ़ाई करना है, आपको मदद क्या चाहिए वो हम कर सकते हैं। आपको ट्यूशन की मदद चाहिए, आपको किसी ऐसे कोच की चाहिए, सारी चीज़ वही बच्चे पे ही निर्भर करती है कि बच्चे की मेंटल हेल्थ या बच्चे का पूरा जो एक इन्वायरमेंट है वो क्या हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें बच्चे के लिए नीड देखना है, ना कि हमें अपनी नीड्स को आगे रखना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपने थॉट्स को बच्चों पे डालते हैं। हमारी मैं IAS नहीं बन पाया तो शायद तुम कुछ कर लो। सो विच इज़ लाइक आई सेड कि बच्चे हमारे थ्रू आए हैं, बट हमारे लिए नहीं आए हैं। उनकी खुद की एक कार्मिक स्क्रिप्ट है, तो अगर हम उसे जीने दें और उनको उनके ही कार्मिक स्क्रिप्ट पे छोड़ दें और सिर्फ एक गाइड की तरह काम करें, ना कि कंट्रोलर, एक अथॉरिटी फिगर की तरह ना काम करें, इट विल हेल्प देम। क्योंकि जैसे ही हम अथॉरिटी फिगर की तरह काम करते हैं, बच्चा एक थ्रेटनिंग मोड में आ जाता है, एक फियर मोड में आ जाता है, जो कि हम बच्चों को प्यार देने आए हैं, हम फियर में रखने नहीं आए हैं। जिस चीज़ से हम भाग रहे हैं, जिस चीज़ को हम ऑथेंटिक सेल्फ में आके अपने फियर को छोड़ रहे हैं, एक स्पिरिचुअल जो एक पेरेंटिंग वो यही तो हो सकती है कि हम अपने बच्चों को उनके हिसाब से छोड़ें, उनसे बात करें, उनसे काउंसलिंग करें। उनको अगर हम काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो हम किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आई थिंक इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। और आजकल बहुत सारी एवेन्यूज़ हैं, ओपन हैं, जहाँ पे काउंसलिंग होती है। बच्चों के साथ बैठ के आप बात कर सकते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है वो जान सकते हैं। बिल्कुल। So communication is again a very, very important tool in a relationship. Yes. Be it with anybody. Be it with the children, be it with the husband, be it with the family members. If you raise a mentally healthy child, तो आप सोचिए कि उसका परिवार क्या बनेगा। तो आपको हर एक तरीके से सोचना है कि आप एक mentally healthy child आप क्रिएट कर रहे हैं। So आप जब अवेयरनेस से, ऐसी इंटेंशन से अपने घर में एक ऐसा इन्वायरमेंट बना रहे हैं, तो आई बिलीव कि वो आपकी कोई भी चीज़ जो है वो फेल नहीं होगी। इट विल वर्क अकॉर्डिंगली। ऋतु, जैसे आप बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व हैं एंड ध्यान में आने के बाद आप में क्या क्या चेंजेस आए, थोड़ा सा और डिटेल में हमें बताइए। ध्यान जो है मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ध्यान, आई थिंक फर्स्ट जो सीढ़ी थी वो ध्यान ही था। पहले भक्ति मार्ग था कि वहाँ से मैंने बहुत सारी चैंट्स, बहुत मंत्रा उच्चारण इस पर मैं गई। और मैं जैसे म्यूज़िक में थी तो मुझे ना फ्रिक्वेंसीज से बहुत रेजोनेट करती थी मैं। तो मैंने देखा कि कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसीज़ हैं जिनके साथ मैं रेजोनेट कर रही हूँ, और उस टाइम पे ना मेरी एनर्जी मैं बहुत हाई वाइब्रेशनल फील्ड में चली जाती हूँ। दैट आई स्टार्टेड फीलिंग। और उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं आज भी सुनती हूँ, ऑफ कोर्स ध्यान में जाने के बाद भी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक किक देती हैं मुझे, मेरी एनर्जी एकदम से हाई हो जाती है। तो वहाँ से शुरुआत होते, जब मैं ध्यान में आई तो सबसे पहले जो मेरे अंदर, अगर आप पूछेंगे तो वो है फियर ऑफ एवरीथिंग, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ लूजिंग पीपल, फियर ऑफ व्हाट नॉट आई हैड, फियर ऑफ हाइट। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक फियर एनर्जी में ही रही हूँ पूरी उम्र। आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम बैड, आई एम नॉट फॉर हियर। मेरे अंदर ऐसा लगा कि मैं जो हूँ मैं वो हूँ नहीं। तो ध्यान में जब बैठना शुरू किया तो मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लगी कि ये मैं नहीं हूँ, फेंको, ये मैं नहीं हूँ, इसे फेंको, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। वहाँ से जब शुरुआत हुई ध्यान की, वो एक ऑसम ध्यान, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं ध्यान में ही बैठी रहूँ। क्योंकि जब मैं ध्यान से उठती थी तो मुझे लग रहा था कि आज मैंने एक अपना जो पार्ट है जो मेरे को रेजोनेट नहीं कर रहा, ये बाहर गया। लोगों के जजमेंट से मेरे को डर लगता था। जैसे ही किसी ने जजमेंट पास करी तो कि वो मेरे लिए, लाइक मैंने उसमें 4 अग्रीमेंट्स बुक पढ़ी है, उसमें लगा कि जो भी आपको कुछ कह रहा है वो उसका परसेप्शन है, उसके अंदर का वूंड्स और उसके ट्रॉमाज हैं, या उसका ही अंदर का एक हिस्सा है जो आप परसीव कर रहे हैं। तो वहाँ से मैंने ना पर्सनल जजमेंट्स लेनी बंद कर दी। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर जाना शुरू कर दिया कि मैं कौन हूँ और मुझे कहाँ काम करना है। मुझे अपने फियर पे काम करना है, मुझे अपनी शेम पे काम करना है, मुझे गिल्ट पे काम करना है, क्योंकि मैं तो भगवान का ही रूप हूँ और मैं भगवान ही हूँ, एंड आई कैन क्रिएट माई ओन रियलिटी। वहाँ से जो गेम चेंज हुआ मेरा, ऑफकोर्स सज्जन सांगत्य, किताबें पढ़ना, अच्छी संगति में रहना, वो सब चीज़ों ने बहुत इक्वली हेल्प किया है मुझे और मेरी ग्रोथ में। बहुत सारे ऐसे मेंटर्स और कोचेस से मिलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, और सबसे अपने लिए क्रिटिसिज्म लेना
जो कि पहले बड़ा मुश्किल होता था लेना, पर ध्यान में आने के बाद वो हर एक चीज़ बहुत आसान हो गई है। किसी भी चीज़ को पर्सनल लेना बंद कर दिया गया है। यू आर नॉट अफेक्टेड एक्चुअली, वही बात है कि उपस्थित हूँ प्रभावित नहीं हूँ। हाँ, तो फियर ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में। सेल्फ वर्थ की बहुत प्रॉब्लम थी। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि व्हेन आई वाज यंग आई वाज ऑलवेज फेसिंग द कैमराज, स्टेज पे खड़ी हूँ, गाना गा रही हूँ, जोनल इंटर जोनल पार्टिसिपेटिंग एवरीवेयर, एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड। पर कुछ सालों की जर्नी में मुझे ऐसा लगा कि ये मैं हूँ ही नहीं, आई एम जस्ट गुड फॉर नथिंग। आई थिंक लाइक आई टोल्ड यू कि मेरी ये जगह ही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग, मुझे ये जगह मेरी नहीं है। अ फीलिंग ऑफ डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, आई थिंक, हाँ, जैसे आप बोल सकते हैं दैट आई हैव गॉन थ्रू पोस्टपार्टम एंड देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ PTSD आई गॉन थ्रू। एंड जब मैं अपने फादर का ट्रीटमेंट के लिए जाया करती थी तो मैं साथ में उनको दिखाने के लिए कि मैं उनके ट्रीटमेंट के लिए जा रही हूँ, पर साथ में मैं भी दवाइयाँ खाती थी। तो जो फ़ायदा मुझे एक और हुआ है कि मेरी दवाइयाँ छूटी, मैंने अपने आप को खुद हील करना शुरू किया, अपने इमोशंस को खुद डील करना शुरू किया और इमोशंस को अंदर रहने नहीं दिया कि नाउ यू, दिस इज़ नॉट योर स्पेस, आई विल नॉट डील विथ यू एनीमोर। तो उस हीलिंग ने मुझे बहुत हेल्प करी है। दवाइयाँ छूटी हैं मेरी, और ध्यान से जो मैं बोलूँगी, जैसे चमत्कार की हम बात करते हैं ना, उस ध्यान ने एक तरह से चमत्कारी व्यक्ति ही बना दिया है। ऐसा लगता है जैसे लाइक वर्क ऑन टेलीपैथी। अब किसी को फ़ोन नहीं करना पड़ता। द मोमेंट आई थिंक ऑफ समथिंग, पीपल आर कॉलिंग मी। मुझे लगता है कि अब वो जो आपका जो मोबाइल से भी आपका जो कनेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों का रह गया जो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, ना उसमें कोई गॉसिप है, ना कोई जजमेंट है, ना कोई किसी की लाइफ में कोई इंटरफेरेंस है। अब आप सिर्फ अपनी लाइफ जी रहे हो और आप दूसरों का भी अच्छा ही सोच रहे हो, एंड यू आर बिलीविंग कि अगर आप सही मार्ग पे चले हैं तो दूसरों को भी वो रास्ता मिले। और मेरा अब यही पर्पस है कि मैं खुद जिस रास्ते पे चली हूँ या मेरे को जिस चीज़ ने मदद की है, मैं उसी तरह दूसरों को भी वो रास्ता दिखाऊँ और दूसरों को मदद करूँ। इस चीज़ से मैंने ओवरकम किया, एंड आई एम थैंक्स टू PMC एंड पितामह पत्री जी एंड दिस प्लेटफॉर्म एंड पीपल अराउंड मी, मेंटर्स, कोचेस, जितना भी धन्यवाद किया जाए जो ये काम कर रहे हैं और हमें आज यहाँ पे पहुँचाया है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द डिवाइन ग्रेस एंड PMC। तो आपने जिक्र किया था कि पत्री जी आपके जीवन में आए और वो एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आई आपके लाइफ में, तो वो क्या था पत्री जी के बारे में, या किस तरह उन्होंने आपके जीवन को प्रभावित किया है? मेरे लिए तो मैं ये बोलूँगी कि जैसे उनका एक कहावत है कि हम एक टीटी हैं, हम सिर्फ एक गाइड हैं आपके लिए, और वही रास्ता उन्होंने, वही सेम जो रोल है उन्होंने हम सब के लिए प्ले किया है, इंक्लूडिंग मी, कि हम यहाँ पर लोगों को रास्ता दिखाने आए हैं। जो रास्ता हमें मिला है, ज्ञान मिला है तो ज्ञान बांटो, ध्यान मिला है तो ध्यान बांटो। सो ये जो चीज़ है वो मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि जिससे मेरी ज़िंदगी अगर संवरी है तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं दूसरों को भी ध्यान सिखाऊं और ये चीज़ आगे बांटूं, मेरे पास देने के लिए जो भी है। सेकेंड थिंग जो मुझे बहुत सुंदर लगी कि डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन एनीथिंग। वंस यू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन सो मैनी थिंग्स, यू डोंट इवॉल्व। तो जितना आप अपने आप को हर चीज़ से परे पाते हो और अपने ऊपर अपनी सेल्फ डिस्कवरी करते हो, अपने आप को और अपनी फ्री विल को जानने चाहते हो या अपने बारे में और जानना चाहते हो, तो आपको अंदर जाने की ज़रूरत है, ध्यान करने की ज़रूरत है। उस समय आपको किसी को फ़ोन मिलाकर ये नहीं बोलना कि मैं परेशान हूँ, जो हम कर चुके हैं विक्टिमहुड में। इट्स बेटर यू सिट विद योर सेल्फ, क्लोज योर आइज़ एंड आस्क क्वेश्चंस, क्या है जो ये बाहर नहीं निकल रहा या अंदर है। तो आई थिंक एक वो रास्ता मुझे मिला है ध्यान से, पत्री जी से। दूसरा ऑफ कोर्स मतलब इतनी चीज़ें हैं कि मुझे लगता है कि कम पड़ेंगी। ही इज़ अ ब्यूटीफुल मेंटर, पितामह बहुत एक ऐसी सोल हैं जिन्होंने मुझे अभी भी गूज़बम्स हो रहे हैं कि जो उनकी वो 5 फिंगर्स की जो मैंने वीडियो देखी थी, और मैंने वो एक बार नहीं देखी थी, मैंने वो 5 बार देखी थी, और मेरा परसेप्शन क्या था कि अब ये कौन से गुरु हैं। जब उन्होंने ये बोला कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक रास्ता दिखाने वाला हूँ, दैट थिंग वाज लाइक कम्प्लीटली इम्प्रेसिव। मुझे ऐसा लगा कि यही मुझे चाहिए था, मुझे यही प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पर जो एक आध्यात्मिकता का रास्ता है वो एक बहुत सीधा साधा रास्ता है। आंखें बंद करो, ध्यान लगाओ और आप अपना रास्ता पाओ। सो द ईजीएस्ट मेथड ही गेव, ऑफ कोर्स पत्री जी ने जो रास्ता दिया। और देखते ऋतु हमारे पास क्या खास है आपके लिए। So hey guys, my name is Vihan Agarwal and I'm a student of grade 9. आज मैं आपको मेरी और मेरी मम्मी के रिलेशनशिप के बारे में बताना जा रहा हूँ। मेरी मम्मी और मेरा रिलेशनशिप बहुत ओपन है। मैं उनसे कुछ बात कर सकता हूँ,
लाइक इवन थोड़े मतलब कि लाइक जिसमें लोग ओपनली जज कर सकते हैं आपसे, आपको वो चीज़ें भी बताता हूँ मेरे स्कूल के बारे में ओवरऑल वो सब। एंड शी गाइड्स मी अलॉट, मोटिवेट करती है मेरे को। लास्ट ईयर मैं थोड़े लाइक प्रॉब्लम्स आई हैड प्रॉब्लम्स कंट्रोलिंग माई इमोशंस और वो सब, मैं एंग्री बहुत जल्दी होता था। एंड मम्मा जब थोड़ा सा स्पिरिचुअली अवेकन स्टार्ट उनका जर्नी स्टार्ट हुआ, शी हैज़ गाइडेड मी अलॉट एंड तब से आई हैव सीन ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट्स इन माई मेंटल हेल्थ एंड ओवरऑल आई कैन कंट्रोल माई इमोशंस बेटर। एंड उसकी वजह से आई फील लाइक मेरे एकेडमिक्स में एंड ओवरऑल घर के जो पूरा वाइब्स है पूरा वो भी बेटर हुआ है। एंड मम्मा के लिए जो बेस्ट उनको लगता है आई विल कम्प्लीटली सपोर्ट हर ऑन दैट। How beautiful. I mean, it's surprising completely. That's so beautiful and इतना अच्छा उसने कहा कि जो घर के वाइब्स चेंज हुए हैं आपके एक ध्यान में जाने से, जब आपने अपनी एनर्जीज, अपनी ऊर्जा, अपना ऑरा चेंज किया तो दैट हैज़ रियली अफेक्टेड द होल हाउस। Yes, true. वही है ना कि आप हम दूसरों को बदलने का बहुत प्रयास करते हैं। हर वक्त हमें लगता है कि दूसरे ने ऐसा किया, वही विक्टिम मोड कि वो मुझे ऐसा बोलता है, वो मुझे ऐसा कहता है। तो इन्वायरमेंट वो डर्टी इन्वायरमेंट ही मैं उसे बोलूँगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा में ही नहीं हैं, आप सिर्फ और बाहरी ऊर्जा में ही जी रहे हैं। जब आप अपनी ऊर्जा में वापस आते हैं तो आप वो अपनी खुद की एक शक्तिशाली एक सोल बन जाते हैं। तो यस, इसका बहुत असर हुआ है। ध्यान, सज्जन सांगत्य और जो भी स्वाध्याय और ऐसी सोल्स में रहना, उन्हीं सोल्स के बीच में रहना, घर का इन्वायरमेंट भी बहुत बदलता है और सभी पे उतना ही असर जाता है। कहते हैं ना, आपकी अंदर की दुनिया बदलेगी तो आपका बाहर की दुनिया भी आपकी बदल जाएगी। तो आई थिंक इट इज़ एक्चुअली रियली वर्किंग इन दैट वे। कम्प्लीटली आई एग्री कि अंदर की ऊर्जा बदल रही है तो बाहरी ऊर्जा भी इक्वली बदल रही है। ऋतु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने का। और जाने से पहले क्या आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? बिल्कुल, एक सुंदर सा मैसेज तो बनता है कि ध्यान जो है वो एक ऐसा रास्ता है जिसके सहारे आज मैं आपके सामने हूँ और एक ट्रांसफॉर्मेशन में हूँ। मतलब मैं अगर बोलूँ तो 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मेरे जीवन में। आज से 3 साल के पहले की ऋतु और आज की ऋतु, ये वही ऋतु है जो एक ऑथेंटिक ऋतु है जिसको आप आज देख रहे हैं। और ये रास्ता मुझे ध्यान से मिला है। मेरा सबसे यही अनुरोध है कि आप ध्यान करें, सज्जन सांगत्य करें, स्वाध्याय करें, अच्छी संगति में रहें और जो इन्वायरमेंट आप अपने अंदर का बनाएंगे वही आपका बाहर का इन्वायरमेंट बनेगा। मेरा सबसे यही अनुरोध है कि उसी से ही आपकी बेस्ट पेरेंटिंग, जिसे आप बोल सकते हैं कि मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, वो सारे रोल्स बहुत ईजी हो जाएंगे निभाने। सब कुछ बहुत ईजीली होगा, कोई एफर्ट नहीं होगा। ध्यान आपको एक एफर्टलेस लाइफ देता है। उसमें कोई चैलेंजेस नहीं है कि आपको किसी स्थान पर बैठना है, आपको कोई पर्टिकुलर म्यूज़िक सुनना है, आपको कोई चैंटिंग करनी है, कोई समय चूज़ करना है। तो प्लीज़ मेरा ये अनुरोध है कि आप ध्यान का रास्ता चुनें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। यही मेरा एक मैसेज है आप सबके लिए। थैंक यू। सो दोस्तों, जैसे ऋतु ने बताया, ध्यान एक बहुत सुंदर माध्यम है। इट्स अ वेरी नाइस वे टू कनेक्ट विद योरसेल्फ। आप ध्यान के द्वारा अपने भीतर जाते हैं, अपनी ऊर्जा को चेंज करते हैं और जब आप अपनी ऊर्जा को चेंज करते, अपनी एनर्जीज़ को चेंज करते, लिफ्ट करते, तो आसपास की भी एनर्जीज़ चेंज होती हैं। ध्यान के बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो PMC चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे माँ हो तो ऐसी के एक और नए एपिसोड में आपके साथ। नमस्ते।